सुप्रभात छात्रों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे वैसे विद्यार्थी जो 2023 से 17 सत्र में नामांकित हैं वो अब चौथे सेमेस्टर में आ गए हैं और चौथे सेमेस्टर में आपको एमजेसी हिंदी में 3 पत्र पढ़ने हैं। आज हम लोग एमजेसी 5वें पत्र में जिन कवियों को पढ़ना है उसमें से एक कवि हैं रघुवीर सहाय। इनकी कविता पर हम लोग विचार करेंगे। इनकी आपको जो कविताएं पढ़नी हैं वो बारी बारी से हम लोग उस पर विमर्श करेंगे। कवि कहते के साथ ही हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जो अति संवेदनशील है, जो बदलते हुए देश, दुनिया, समाज, घर, परिवार, सत्ता, इन सबों पर गहरी नजर रखते हैं और उनकी दृष्टि इतनी बारीक होती है, इतनी पैनीय होती है कि वो बिना विश्लेषण के रह नहीं पाते हैं। ऐसे ही कवि हमारे बीच हुए रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की कविताएं हमें अपने समय के साथ जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है हमारे दैनिक जीवन से लेकर व्यक्तिगत जीवन में, कवि उस पर सशक्त टिप्पणी करते हैं। रघुवीर सहाय की कविताएं उस दौर की कविताएं हैं जब अज्ञेय तार सप्तक एक लेकर आ चुके थे और तार सप्तक दूसरे में रघुवीर सहाय की कविताएं संकलित होती हैं। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते पढ़ाते समय चर्चा किए होंगे प्रगतिवाद के बाद नई कविता और नई कविता के साथ जो आगे चलकर प्रयोगवाद के रूप में हमारे सामने आती है। तो रघुवीर सहाय का पदार्पण ऐसे ही समय में होता है और रघुवीर सहाय की कविताएं या इनका पूरा का पूरा जो साहित्य औरा है, जो इनका डेस्पोरा है, जो विस्तार है इनके साहित्य का, वो केवल कविता तक सीमित नहीं रहता है बल्कि ये जीवन संग्राम को गद्य तक भी ले जाते हैं और पद्य में तो हैं ही। और इनकी कविताओं को जब हम पढ़ेंगे तो अर्थ के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी कविताएं स्वतः मुखरित होती हैं। इनकी कविताएं स्वतः मुखरित होती हैं, अर्थ स्वतः खोलती हैं। रघुवीर सहाय के विषय में विशेष रूप से यह जानना आवश्यक है कि रघुवीर सहाय मूलतः पत्रकार थे। एक पत्रकार एक लेखक होता है और जीवन के संघर्ष को, विपन्नता को, संपन्नता को बड़े नजदीक से देखता ही नहीं है बल्कि उसे लिखता भी है। रघुवीर सहाय प्रतीक पत्रिका से शुरू कर दिनमान टाइम्स तक आते हैं। बड़ी चर्चित अखबार हुआ करती थी एक ज़माने में और दिनमान टाइम्स से होते हुए वो एक ऐसे लंबे दूरी को तय करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जिसे हम कह सकते हैं कि एक पत्रकार समाज सेवक होता है, सजग नागरिक होता है, दूसरों के दुख दर्द से साक्षात्कार करता हुआ, आत्मसात करता हुआ एक गंभीर लेखक भी होता है। विद्यार्थियों, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इनकी रचनावली से जब आप गुजरेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि रघुवीर सहाय अंग्रेजी साहित्य के अध्येता थे। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अध्ययन किया था, स्नातकोत्तर तक की उपाधि अंग्रेजी में प्राप्त की। इसके बाद ये हिंदी साहित्य और हिंदी क्षेत्र में आते हैं और हिंदी लेखन में प्रवेश करते हैं वाया पत्रकारिता और देखते ही देखते पूरे हिंदी जगत में इनकी कविताओं को, इनके गद्य लेखन को नोटिस किया जाने लगता है। जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है, अगर हम सीधे उसी कविता पर चलें तो इनका व्यक्तित्व आप और भी आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए कविता इनकी हम देखते हैं, पढ़िए गीता। कविता का पाठ कर लेते हैं पहले। पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब से लगा पलीता,
किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली। लकड़ी सीली, तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। फिर से ऊपर की कविता को हम लोग लेते हैं। ऊपर से हम लोग फिर देखते हैं कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब से लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली, होए कटीली आंखें गीली। अब हम लोग एक एक पंक्ति का अर्थ देखिए। पढ़िए गीता, ये किनको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? शीर्षक से ही हम लोग चर्चा करेंगे। शीर्षक से अगर चर्चा करें तो ये बहुत स्पष्ट होगा कि रघुवीर सहाय जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि पढ़िए गीता, ये किसको बताना चाह रहे हैं, किसको बोल रहे हैं कि गीता पढ़ने के लिए? तो यहां पर स्त्री, स्त्री की जो दशा है, रघुवीर सहाय उसकी ओर ले जाना चाहते हैं। स्त्री विमर्श के द्वार खोलते हैं, उसके सूत्र गढ़ते हैं। और देखिए व्यंग का जो पैमाना है, जो उनका नजरिया है, उसे हम लोग कुछ सोच और समझ पाए कि कवि का जो व्यंग्यात्मक लहजा है वो एक बारगी उभर कर सामने आता है कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब से लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली। इसमें समझने लायक सिर्फ ये है कि स्त्री जीवन का जो स्वप्न है, स्त्री जीवन की जो दशा है, स्त्री जीवन का जो यथार्थ है, स्त्री जिस तरह से जीवन को अपने समझ से जीना चाहती है, वो सब एक बारगी झूठा प्रतीत होता है, ठगा हुआ सा महसूस होता है, वह यथार्थ परख नहीं लगता है। रघुवीर सहाय इसके पेंच को, इसके यथार्थ को, इसकी सच्चाई को, स्त्री जीवन के अदृश्य अलौकिक यथार्थ को मात्र 2 पंक्तियों में ही उकेर देते हैं कि फिर इन सब से लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता। आज हम शहरों में, गांवों में, कस्बों में दिन रात देखते हैं कि विवाह में स्त्री पुरुष संबंध को जायज ठहराने के लिए, सामाजिक मान्यता दिलवाने के लिए बड़े बड़े समारोहों में जिस तरह के विवाह आयोजित होते हैं, उसमें यह तय नहीं होता है कि स्त्री के योग्य वर है या नहीं है। चकाचौंध में बाजार के और पूंजी के लबादोर से वो पूरा का पूरा एहसास, वो क्षमता, जीवन के संघर्षों से लड़ने की योग्यता है या नहीं है, इसे देखने परखने वाला कोई नहीं है। बल्कि यह समझना होगा कि स्त्री की सुंदरता उसकी योग्यता हो जाती है और एक पुरुष समाज या पुरुष की पृष्ठभूमि उसकी योग्यता हो जाती है। और कवि ने इसी मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाया है कि किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। प्रतिदिन निज यानी प्रायः, प्रायः घर बार बसाइए। निज हर दिन बस रहा है, चौक पे, चौराहे पर, कस्बों में, गांव में, शहरों में बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, होटलों में, मॉल में, विवाह भवनों में, घरों में। और यह तय नहीं है कि इससे स्त्री जीवन जो उसने सपने देखे हैं, जो सामाजिक लड़ाई मुठभेड़ करने के लिए उसने जो तैयारी की है, उस घर से जुड़ने के बाद उसका वह सोच, उसकी जो वह परिकल्पना है, वो यथार्थ रूप ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, यह इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर समाज, हर घर का एक अपना समीकरण है,
सत्तात्मक समाज ने ऐसे ऐसे औजार, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे मान्यताएं तय कर रखी हैं कि स्त्री को अपनी स्वतंत्रता, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत आगे तक की सोच रखनी पड़ती है। ऐसे में कवि रघुवीर सहाय स्त्री के उन प्रसंगों को उद्धृत करते हैं, उन वाक्यों को उद्धृत करते हैं जो स्त्री की चयन का, विवाह के चयन का आधार होता है। होएं कटीली आंखें गीली, आगे कहते हैं, आगे कहते हैं, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाई। एक तरफ तो वो चर्चा कर रहे हैं स्त्री की सुंदरता की, कि कटीले और गीली आंखें। एक तरफ तो प्रसंग है श्रृंगार का, सौंदर्य का, दूसरी ओर वेदना का। और आगे बढ़ते हैं कि जो लकड़ी सीली तबीयत ढीली, ये जो चूल्हा चौका का रोजगार है, प्रतिदिन का, एक दिन का ये रोजगार नहीं है, जीव को उपार्जन के लिए लड़ना पड़ता है। घर की सबसे बड़ी पतीली, यानी बड़ा बर्तन, उसमें यह मान लिया गया है कि पूरा का पूरा जो चौका का जो प्रयोजन है, चौका का जो मतलब है, रसोई का, किचन का, वो स्त्री के जिम्मे है, पुरुष उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। आपको बताएं कि रघुवीर सहाय ने पुरजोर ढंग से इस कविता में सत्तात्मक समाज को घेरे में लेते हैं और नेपथ्य से बड़े पुरजोर ढंग से प्रश्न करते हैं कि घर के सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। ये स्त्रियों को गीता पढ़ने के लिए तो जरूर कहते हैं, लेकिन उनकी चुनौतियों को, उनके संघर्ष को, उनके मोर्चे को, उनके जीवन के यथार्थ को, उनके जीवन के दुःस्वप्न को जमीन पर उतार कर उनके सामने जो आसमान है उसे बतलाते हैं कि जो आसमान है वो भी किसी के द्वारा कैद है, किसी के द्वारा नियंत्रित है, और यह नियंत्रण तभी हटेगी, तभी टूटेगी जब आप अपनी शिक्षाई नीतियों का, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के कारणों का, शिक्षा के अनुप्रयोग का यथार्थ आप बेहतर जान पाएंगे, उसे उतार पाएंगे। तब शायद यह धारणा बदल सके कि भरकर भात पसाइए, या भरकर भात पसाइए का अर्थ यह यहाँ पर आपको समझना होगा कि पुरुष समाज जो पितृसत्ता है वह भी भात पसा सकता है, भात से माड़ को, पानी को अलग कर सकता है। वहां पुरुष की अपनी जड़ताएं हिल जाएंगी या टूट जाएंगी, वह मानने पर विवश हो जाएगा कि एक स्त्री भी मनुष्य की तरह है, न कि वो हमारी सेविका है। रघुवीर सहाय स्पष्ट रूप से पढ़िए गीता कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पढ़ना तो है आपको गीता, लेकिन आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष चौतरफा है, और ऐसा संघर्ष है कि यह संघर्ष आपको अपनों से ही लड़ना पड़ेगा, तब अपने घर की स्थिति, अपने समाज और देश की स्थिति बदल पाएगी। आप इस कविता का भावार्थ जरूर लिखिए, तो आप रघुवीर सहाय के सूक्ष्म विश्लेषण के कोनों का बेहतर आकलन कर सकते हैं। आइए हम दूसरी कविता की ओर चलें। एक दूसरी कविता आपको जो पढ़नी है वह भी रघुवीर सहाय की लिखी हुई कविता है। मैं पहले ही कहा था कि रघुवीर सहाय एक जागरूक पत्रकार थे, एक जागरूक लेखक थे। अंग्रेजी साहित्य के अध्येता होते हुए भी उन्होंने जनमानस के चित्र को, जनमानस के दुख को, जनमानस के दर्द को समाहित करने का फैसला किया, और इसलिए वो
इस प्रकार की कविता रामदास जैसी कविताएं लिख पाते हैं। रामदास जैसी कविताएं लिखने को तो लिखी जा सकती है, लेकिन उसका प्रभाव एक कवि के व्यक्तित्व पर कितनी देर तक टिका रहता है और उसके अनुप्रयोग को वह अपने जीवन में किस हद तक समाहित करता है, इस बात पर निर्भर करती है उसके लेखन की प्रामाणिकता। रघुवीर सहाय पूरे जीवन एक लेखक ही नहीं रहे, बल्कि एक विचारवान मनुष्य और इंसान भी बने रहे, जिसका परिणाम है जो आपको एमजेसी 5वें पत्र में इनकी दूसरी कविता पढ़नी है, रामदास। कविता का पाठ कुछ इस तरह से है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे पता यह दिया था उसकी हत्या होगी, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत थे, सभी जानते थे उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया, पहले हम लोग यहीं तक देखते हैं। भी भीड़ ठेल कर लौट गया, मरा पड़ा है रामदास यह। अब पूरी कविता में हम लोग इसके प्रथम जो भाग है उस ओर हम लोग चलते हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास समाज का एक ऐसा व्यक्ति है जो जनसामान्य है, बहुत गरीब और बहुत असहाय है, और जीवन के संघर्षों को, जीवन के यथार्थ को बड़ी मेहनत से और बड़े शिद्दत से महसूस ही नहीं करता है, बल्कि अपने जीवन के संघर्ष को एक मंजिल प्राप्त करवाने के लिए निरंतर लगा हुआ है। उसकी जब हत्या होती है, उसका जो संदर्भ है जिसे कवि ने उठाने का प्रयास किया है, यह समाज की विद्रूपताओं को, समाज की निष्क्रियता को, समाज के सीमित दायरे को, समाज के कटे होने को कवि ने पुरजोर ढंग से उठाया है कि चौड़ी सड़क गली पतली थी। हत्या सड़क पे, चौड़ी सड़क पे नहीं हो रही है, पतली गली में हो रही है। दिन का समय घनी बदली, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। यहां पे एक घोषणा है, एक स्टेटमेंट है कवि के द्वारा कि यह पहले ही बतला दिया गया था कि रामदास की हत्या होगी, और किस शक्ल में होगी यह भी तय था, या तो चाकू मारकर होगी या गोली मारकर होगी। उसे पता यह दिया था उसकी हत्या होगी। दूसरा बंद कहाँ चला गया?
चौड़ी सड़क पढ़ा चुके। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। कवि यह तय कर लेते हैं पहले कि रामदास जैसे सामान्य व्यक्ति की, निरीह व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, जिसके आगे और पीछे कोई नहीं है, उसके हत्या होगी और वह कितना असहाय होगा। तो रामदास की मनस्थिति यह है कि किसी को साथ ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत थे। यहाँ गौर करने, यहाँ पे विचार करने का मामला यह है कि कवि जो हैं वो जनमानस को बता रहे हैं कि आदमी, आज का व्यक्ति कितना अधिक अपने आप में है, दूसरे के साथ नहीं है। जैसा कि मुक्तिबोध ने कहा था कि मुक्ति अकेले नहीं मिलती, सबके साथ है। लेकिन ठीक इसके उलट रघुवीर सहाय यह दिखलाते हैं कि व्यक्ति अपने ही सीमित दायरों में जीवन जी रहा है, दूसरे के दुख और सुख से उसे बहुत मतलब नहीं है। इसलिए वो कहते हैं सभी मौन थे, सभी निहत थे, सभी जानते थे उस दिन उसकी हत्या होगी। यानी यह खबर भी है कि रामदास की हत्या होगी, लेकिन कोई उसके साथ होना नहीं चाहता था। यह आपको गौर करना होगा कि चूंकि रघुवीर सहाय एक गंभीर पत्रकार थे और उनकी पत्रकारिता में इतनी गहरी पैठ थी कि वो जनमानस के दर्द को अखबारों में उकेर देते थे, तो यह घटना, इस घटना को कवि ने इतने विस्तार के साथ सोचने का प्रयास किया है, यह उनका साहस है। अब कल्पना कीजिए कि हमारी जिसकी हत्या होने वाली है वह जान जाए कि हमारी हत्या होने वाली है, तो उसकी मनोदशा क्या होगी। और कवि ने इस मनोदशा को रेखांकित करने का, प्रस्तुत करने का, निरूपित करने का जिस तरह से प्रयास किया है, जिस तरह से योजना बनाई है, वह अपने आप में सराहनीय है। आगे कहते हैं कि खड़ा हुआ बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। अब लोग ये तमाशा देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा आयोजन जो है, ये उत्तर आधुनिक दौर में जहां मनुष्य किसी का नहीं है, आज हमारे स्वार्थ इतने ऊपर आ गए हैं, इतने ऊपर तक हम स्वार्थी हो चुके हैं कि किसी के साथ तो दूर की बात है, न तो हम किसी के दुख में शामिल हैं और न किसी के विषाद में। हम केवल और केवल अपने स्वार्थ में हैं और स्वार्थ ही हमारी पहचान बन गई है। ये जो तमाशा है, इस पूरे तमाशे को कवि ने बड़े संजीदगी से प्रस्तुत किया है कि लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा। अब आज भी जो हत्याएं होती हैं अनजाने किसी व्यक्ति की, तो उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। जैसे ही वो हरकत में आता है, वैसे ही उसकी हत्या होती है, चाहे जिस औजार से हो। तो कवि इस घटना को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि लगता है कि ये हत्या होते हुए या किस तरह से चाकू या गोली मारी जाती होगी, इसके प्रकरण को वो इसके पूरी प्रक्रिया को बड़े बारीक ढंग से देखा होगा इन्होंने। और ये नाम पूछ के जैसे ही वो हलचल में आता है रामदास, वैसे ही हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लोहू का गुब्बारा। ये जैसे ही चाकू उसको मारी जाती है और खून का एक फव्वारा फेंक देता है, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। अब एक पूरी की पूरी प्रशासन, पूरी की पूरी सत्ता, पूरी की पूरी जनता, यहाँ पूरा का पूरा कहने का अर्थ यह है कि इस तरह के कारनामों से, इस तरह के घटना से ना तो हम अपने आप को बरी कर सकते हैं, ना समाज, ना देश, ना दुनिया, ना परिवार, सब इसके गुनहगार हैं।
रघुवीर सहाय वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती तो हैं, लेकिन जनता के लहू में कोई भी उबाल नहीं आता है, जनता के जुबान में कोई आवाज़ नहीं आती है कि वह गुनाहगार को, वो विक्टिम को सजा दिलाने के लिए आगे बढ़ सके और सत्ता और प्रशासन के बारे में उनकी जो अंतिम पंक्ति है, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी, यानी उनको बुलाना जिनके लिए घटना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण घटना के बाद की कार्यवाही है। तो आप इस कविता को एक जागरूक भारतीय के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, दिए गए घटना का प्रतिरूपण है, हो रही घटनाओं का चित्रण है। इस रूप में रघुवीर सहाय एक ऐसे कवि हैं जिनके व्यंग, जिनके यथार्थपूर्ण व्यंग और आलोच्य दृष्टि और सूक्ष्म विश्लेषण को आप जब जब पढ़ेंगे तब तब आपको यह एहसास होगा कि हम ऐसे भारत के नागरिक हैं कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता बड़े आराम से आज भी किसी मायालोकी दुनिया में, किसी स्वप्न जीवी दुनिया में जीवित है और अपने स्वार्थ के लिए वो इतनी अंधी हो गई है कि पूंजी और बाजार के हाथों बिक रही है। चाहे वो उनकी पहली कविता हो, पढ़िए गीता, या दूसरी कविता हो, इन दोनों रामदास, इन दोनों कविताओं के दो डायमेंशन, दो विविध आयाम निकलकर सामने आते हैं कि समाज में न तो स्त्री सुरक्षित है और न ही जनसामान्य सुरक्षित है। अगली कक्षा में हम लोग रघुवीर सहाय की अगली कविता पढ़ेंगे, हंसो हंसो जल्दी हंसो। धन्यवाद।